हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 7 का वीडियो नंबर 6। तो बेटे ये 7वीं यूनिट का छठा वीडियो है। और इससे पहले 5 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 7 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज हमारा टारगेट क्या है। बेटे आज हमारा टारगेट है अमोनिया। अमोनिया गैस के बारे में हम आज बात करेंगे। और आपको पता है कि अमोनिया का अणु सूत्र क्या होता है, NH3। तो आज हम NH3 के बारे में बात करेंगे। और फिर उसके बाद करेंगे बेटे अमोनिया से रिलेटेड हमारी एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो एनसीईआरटी की बुक्स में अमोनिया से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें बात करनी है अमोनिया के बारे में। आपको पता है कि अमोनिया का अणु सूत्र होता है NH3। तो बेटे आज हमें NH3 या अमोनिया के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करनी हैं। इसमें बेटे सबसे पहली एक बहुत अच्छी बात बताऊं आपको। आपको पता होना चाहिए कि अमोनिया गैस हमारी जो धरती है, यानी कि ऊपर की जो अर्थ क्रस्ट है, जिसे आप कहते हो भू प्रॉपर्टी या आप कह सकते हो मिट्टी। अमोनिया बेटे मिट्टी में भी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। और बेटे हमारी जो वायु है, हवा है, इसमें भी अमोनिया है, भले ही वो बहुत सूक्ष्म मात्रा में है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर मिट्टी में और हवा में अमोनिया कहाँ से आई है। उसका रीजन पता क्या है बेटे? उसका रीजन है कि जो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना, उनके अपघटन से ही मिट्टी और हवा में अमोनिया गैस उपलब्ध है और बहुत सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध है। अब नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ का क्या मतलब है? बेटे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ का मतलब है ऐसे कार्बनिक पदार्थ जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित हो। तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, यूरिया। जो यूरिया है उसका फार्मूला होता है NH2CONH2। तो यूरिया के अंदर N आ रहा है, N का मतलब नाइट्रोजन आ रहा है फार्मूले में उसके। इसका मतलब यूरिया नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। तो यूरिया का यदि जल अपघटन होगा तो यूरिया के जल अपघटन से क्या बनेगा बेटे? अमोनिया गैस बनेगी। और वो अमोनिया गैस मिट्टी के अंदर भी हो सकती है और बेटे कुछ मात्रा उसकी वायुमंडल में भी जा सकती है। तो आपको सबसे पहले तो यही बात पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए बेटे? ये पता होना चाहिए कि मिट्टी व वायु में, ये चीजें इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है ना। मिट्टी व वायु में अमोनिया बहुत कम मात्रा में, या आप लिख सकते हो सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होती है। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखोगे कि बेटे अमोनिया गैस वायु में भी होती है और बेटे कहाँ होती है? मिट्टी में भी होती है। अभी मैंने इसका कारण आपको बताया, मतलब क्यों होती है। मैंने कहा कि नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लो आप यूरिया का, जो मैंने आपको भी समझाया है। देखो यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2CONH2। ये लिखा बेटे मैंने यूरिया। यदि आप इसके नीचे लिख दूं मैं यूरिया है, ये लिख दिया इसका नाम यूरिया। तो यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है बेटे। देखो नाइट्रोजन है ना इसमें, और कार्बनिक यौगिक क्यों है ये? कार्बनिक यौगिक इसलिए है क्योंकि ये अधिकतर सजीवों से ही प्राप्त होता है और इसके अंदर कार्बन व हाइड्रोजन दोनों तत्व उपस्थित हैं। आपको पता है ना कि जितने भी एनिमल्स हैं उनके यूरिन में होता है यूरिया, माने उनके मूत्र में होता है यूरिया।
तो सजीवों से प्राप्त होने वाले जो पदार्थ होते हैं वे ज्यादातर कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो जो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं जैसे यूरिया है, इसका यूरिया का हम जल अपघटन करेंगे बेटे। मैंने लिखा यहाँ 2H2O। यदि यूरिया का किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके का मतलब प्राकृतिक रूप से यदि जल अपघटन हो जाता है तो क्या होगा, जरा ध्यान से समझना पड़ेगा बेटे। बिल्कुल होगा क्या, मुझे यूं बताओ, आपको पता है ना H2O कैसे टूटता है? आपको पता है कि H2O टूटता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, इस तरह से टूटता है H2O, पता है ना आपको। और यूं बताओ जल के कितने अणु हैं? यहाँ 2 अणु हैं। जब बेटे जल के 2 अणु हैं तो ये जो CO के दोनों तरफ का बॉन्ड है ये टूट जाएगा, इधर का बॉन्ड भी टूट जाएगा और इधर का बॉन्ड भी टूट जाएगा। जरा ध्यान से समझना है। तो दोनों तरफ का बॉन्ड टूटने से क्या होगा, इस बॉन्ड के एक तरफ तो जुड़ेगा H और एक तरफ जुड़ेगा OH। जरा ध्यान से समझो, ये जो बॉन्ड था ये तो टूट गया, इधर जुड़ा H और इधर जुड़ा OH। और यहां भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। क्या होगा बेटे, एक तरफ तो जुड़ेगा H और एक तरफ जुड़ेगा OH। अब बच्चों के दिमाग में यहाँ क्वेश्चन आता है कि सर आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है, मतलब इधर H और इधर OH क्यों जुड़ा है? ऐसा नहीं हो सकता था क्या कि OH इधर जुड़ जाए और H इधर जुड़ जाए? बेटे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। आपको ध्यान रखना है कि ये जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड की बात करो, ये बॉन्ड नाइट्रोजन और कार्बन के बीच है। किसके बीच है? नाइट्रोजन और कार्बन के बीच। तो मुझे यूं बताओ, नाइट्रोजन और कार्बन में कौन से तत्व की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है? आप कहोगे कि सर नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, हम तो इस चैप्टर में बार बार नाइट्रोजन को पढ़ रहे हैं। तो बेटे आपको पता है कि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता है 3.0, जो बहुत अधिक है। जब बेटे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच बनने वाला बंध आप देखोगे तो इस बंध में जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वे 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ को सरके हुए होंगे, नाइट्रोजन की तरफ को स्लाइटली डिस्प्लेस्ड होंगे, बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन कार्बन। कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होने के कारण जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन की तरफ को सरका हुआ होगा। और बेटे मुझे एक बात बताओ, जब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ को सरका हुआ होगा थोड़ा सा आंशिक रूप से, तो बेटे नाइट्रोजन के ऊपर इस तरफ आंशिक ऋणावेश और इस तरफ आंशिक धनावेश होगा या नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। बेटे जब इधर माइनस और इधर प्लस है और बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड के टूटने से वो जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है इसकी तरफ जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इसकी तरफ जाएगा इसका मतलब इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज पे कौन जुड़ेगा जाके? पॉजिटिव वाला आयन ही तो जुड़ेगा। क्या आपके दिमाग में ये बात घुस रही है कि पॉजिटिव वाला आयन ही यहाँ जुड़ेगा जाके? तो आखिरकार होगा क्या, होगा ये देखो, आपको पता चल गया कि दोनों तरफ के बॉन्ड टूट गए, H यहाँ जुड़ा, OH यहाँ जुड़ा। इसी तरीके से H जुड़ेगा इधर और OH जुड़ेगा इधर, क्योंकि आपको पता है कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन भी नाइट्रोजन की तरफ को सरके हुए होंगे, और जब भी ये बॉन्ड टूटेगा तो इसमें होगा विषम विदलन या हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन, जिसकी वजह से ये हिस्सा माइनस नेगेटिव और ये वाला हिस्सा पॉजिटिव बनेगा। इसलिए नेगेटिव वाले पार्ट पे H पॉजिटिव जुड़ा और पॉजिटिव वाले पार्ट पे OH नेगेटिव जुड़ा। मुझे यूं बताओ बेटे, ये चीज यहाँ क्या बनी है? NH2 और H क्या बना? अमोनिया। और यहाँ भी तो बेटे NH2 और H जब जुड़ेंगे तो क्या होगा? 2 बनेंगे अमोनिया, 2 अमोनिया गैस बनेगी या नहीं बनेगी? प्लस अब आ जाओ आप बीच वाले हिस्से में। यूं बताओ बेटे, ये क्या है सारा मिला के? H2CO3 क्या है बेटे? H2CO3 तो है, देखो H2CO3, ऑक्सीजन 3 है ना। पर आपको ध्यान रखना है कि H2CO3 जिसे आप कहते हो कार्बोनिक अम्ल, वो एक अस्थायी यौगिक है। H2CO3 टूट जाता है ऐसे, देखो H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आपस में जुड़ के बनाएंगे H2O प्लस, जब आपने H2O यहां से उठा लिया तो क्या बचा? CO2, 2 ही तो ऑक्सीजन बचे, तो साथ में कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस। तो ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए बिल्कुल। हमें पता चला है कि मिट्टी व वायु में बहुत कम मात्रा में कौन सी गैस होती है बेटे? अमोनिया गैस होती है। और यदि कोई आपसे पूछता है कि ये अमोनिया गैस आखिरकार आई है कहां से, तो आप कहोगे
कि जो मिट्टी में नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं जैसे यूरिया है, इसके अपघटन से आती है अमोनिया गैस। अब देखो एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको, ध्यान से समझिए जरा। मान लो आपको अमोनिया गैस छोटे स्तर पर बनानी है, ठीक है। मान लो आपको क्या करनी है, अमोनिया गैस छोटे स्तर पर बनानी है, ठीक है। मैं लिख रहा हूं छोटे स्तर पर बनानी हो। छोटे स्तर पर बनाने का मतलब पता क्या है? छोटे स्तर पर बनाने का मतलब है जिसे आप कहते हो प्रयोगशाला विधि, यानी कि आपको प्रयोगशाला में बनानी हो कौन सी गैस? अमोनिया गैस। तो प्रयोगशाला में बनाने के लिए आप पता क्या करोगे? आप बेटे यहां लिख दूं मैं, तो क्या करोगे आप यदि आपको छोटे स्तर पर बनानी हो अमोनिया गैस, अर्थात आपको प्रयोगशाला में बनानी हो अमोनिया गैस, तो आप क्या करोगे? तो बेटे आप एक अमोनियम लवण लोगे। क्या लोगे? अमोनियम लवण। लवण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साल्ट। आप क्या करोगे? एक अमोनियम लवण लोगे और उस अमोनियम लवण का रिएक्शन यार या तो आप NaOH के साथ करा दो या फिर आप करा दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यदि आपने अमोनियम लवण का रिएक्शन NaOH के साथ करा दिया या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दिया, तो ऐसा करने से आपको पक्का अमोनिया गैस मिलेगी। ये बात बिल्कुल पक्की है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं, अमोनियम लवण का मतलब ऐसा लवण जिसमें अमोनियम आयन होता हो, जिसे कहते हो आप NH4 आयन। तो हम क्या करेंगे बेटे, जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल ले लूं, एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। जैसे मैं आपको कहूं अमोनियम लवण में आपका जाना पहचाना अमोनियम लवण है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। पता है ना सबको इसका नाम? क्या है इसका नाम बेटे? इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। तो आप एक काम करो ना बेटे, इस अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करा दो यार NaOH के साथ, करा दो इसका रिएक्शन। जब आप इसका रिएक्शन NaOH के साथ कराओगे तो क्या होगा? समझने वाली बात है। चाहे तो आप इसका रिएक्शन NaOH के साथ करा दो और चाहे तो आप इसका रिएक्शन करा सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मर्जी आपकी है। जब आप इसका रिएक्शन NaOH के साथ कराओगे तो यहां से तो निकलेगा बेटे Cl और यहां से निकलेगा Na, ठीक है। आपको पता है कि Cl NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, नेगेटिव आयन बनेगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, पॉजिटिव आयन बनेगा, तो प्लस और माइनस ही तो आपस में जुड़ेंगे। तो हमें पता चल गया कि एक तो यहाँ बना है NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस, जरा ध्यान से देखो, यहां से एक H और यहां से एक OH। कितने H हैं यहाँ बेटे? 4 हैं, एक H और एक OH। तो मैं लिखूंगा H2O, जल भी तो बनेगा, जल का अणु भी तो बनेगा। अब बताओ यहाँ कितने H बचे? 3 बचे ना, तो 3 H बचे हैं, तो N के साथ बचे हैं 3 H। तो बताओ बेटे अमोनिया गैस बनी है या नहीं बनी है? आप कहोगे सर बिल्कुल बनी है। तो आप कोई सा भी अमोनियम साल्ट या अमोनियम लवण ले लो, जैसे अमोनियम क्लोराइड, और उसका रिएक्शन चाहे तो आप NaOH के साथ करा दो, चाहे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दो, जिसे आप कहते हो चुनने का पानी या बुझा हुआ चूना, तो आपको अमोनिया गैस बिल्कुल 100% मिलनी ही मिलनी है, ठीक है बेटे। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं इसका, जिससे एग्जाम में आपका क्वेश्चन छूटे ना। मान लो आपके पास अमोनियम सल्फेट है, NH4 का होल ट्वाइस SO4, पता है ना आपको? अमोनियम सल्फेट का फार्मूला होता है NH4 का होल ट्वाइस SO4। मैंने इसे इस तरीके से नहीं लिखा है, NH4 का होल ट्वाइस SO4, ऐसे भी आप लिख सकते हो। मैंने इसे लिखा है, दोनों NH4 अलग लिखे हैं, SO4 अलग लिखा है। आपको पता है कि अमोनियम सल्फेट है, क्या है बेटे? अमोनियम सल्फेट। क्या है बेटे? अमोनियम सल्फेट। अब मैं आपको कह रहा कि यार इसका रिएक्शन या तो आप NaOH के साथ करा दो या फिर करा दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। NaOH के साथ तो इसका रिएक्शन हमने कर ही दिया था, इसका रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं बेटे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। ये बेटे CaOH का होल ट्वाइस ही लिखा है मैंने, और ये NH4 का होल ट्वाइस SO4 लिखा है। जब इन दोनों का रिएक्शन आप कराओगे ना,
तो क्या होगा बेटे, यहां से तो निकलेगा SO4 और यहां से निकलेगा Ca, क्योंकि आपको पता है Ca के ऊपर आता है डबल पॉजिटिव चार्ज और SO4 के ऊपर आता है डबल नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या बना है बेटे, कैल्शियम सल्फेट बना है। ये लिख दिया मैंने कैल्शियम सल्फेट। पर आप मुझे ये बताओ, यहां से एक H और यहां से एक OH, तो जल का एक अणु निकलेगा H2O, और यहां से एक H और यहां से एक OH, तो जल का अणु एक तो बेटे यहां से निकलेगा और एक निकलेगा यहां से। तो मैं लिखूंगा कितने जल के अणु निकले, 2H2O, दो जल के अणु निकले। अब बताओ यहाँ क्या बचा बेटे, NH3, और यहाँ भी क्या बचा, NH3। कितने NH3 बचे बेटे, 2 NH3 बचे, तो हम लिखेंगे 2NH3। तो ये बचे हैं 2 अमोनिया गैस के अणु। तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि यदि आपको बहुत कम मात्रा में, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यदि छोटे स्तर पर बनानी हो, जिसे आप कहते हो प्रयोगशाला विधि, या प्रयोगशाला में आपको बनानी हो, तो आप एक अमोनियम साल्ट लोगे, अमोनियम लवण लोगे, चाहे आप अमोनियम क्लोराइड ले लो, चाहे आप अमोनियम सल्फेट ले लो, चाहे आप अमोनियम कार्बोनेट ले लो, चाहे आप अमोनियम का एसीटेट ले लो, अमोनियम का कोई सा भी लवण ले लो, और उसका रिएक्शन या तो आप NaOH के साथ करा दो या फिर करा दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपको अमोनिया गैस मिल जाएगी। जैसे मैंने अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन NaOH के साथ कराया है और अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया है। अब देखो एक बात बताता हूं मैं आपको, ये अमोनियम सल्फेट है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप लिख सकते हो CaOH का होल ट्वाइस, ऐसे लिख सकते हो ना, तो भी आपको बिल्कुल यही चीजें लिखनी है। मतलब इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को। क्या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि NH4 का होल ट्वाइस SO4, और इसमें कितने NH4 हैं, 2, हमने दोनों NH4 अलग अलग लिख दिए, SO4 जो का त्यों है। आप रिएक्शन चाहे ऐसे लिख के आओ एग्जाम में और चाहे रिएक्शन को ऐसे लिख दो, दोनों रिएक्शन बेटे बिल्कुल सही हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है बेटे। अब हमें पढ़ना है कि अमोनिया को आप बहुत अधिक मात्रा में कैसे बनाओगे। आपको पता चल गया कि मिट्टी में और हवा में तो बहुत सूक्ष्म मात्रा में अमोनिया होती है और कैसे वहां बनती है वो, ठीक है। फिर हमने पढ़ा है यदि आपको अमोनिया बनानी हो बहुत कम मात्रा में, जिसे आप कहते हो प्रयोगशाला में या प्रयोगशाला विधि, तो आप कैसे बनाओगे अमोनिया को। पर बेटे यदि आपको बहुत ज्यादा मात्रा में, जिसे कहते हो व्यापक रूप या कहते हो आप औद्योगिक निर्माण, तो व्यापक रूप में बहुत ज्यादा मात्रा में यानी औद्योगिक निर्माण आप अमोनिया का कैसे करते हो, इस बारे में अब हमें बात करनी है। तो बेटे यहाँ लिखा हुआ है अमोनिया का औद्योगिक निर्माण, या फिर लिख रखा है व्यापक निर्माण, या लिख रखा है हाबर प्रक्रम या हैबर विधि। ये हमने लिख रखे हैं बेटे 4 नाम, और इन चारों में से किसी भी नाम से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है बेटे। तो अब हमारे सामने सवाल आता है कि सर हम हैबर विधि या हाबर प्रक्रम में अमोनिया का निर्माण किस प्रकार करते हैं। तो बेटे इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको लेनी पड़ती है नाइट्रोजन गैस। क्या लेनी पड़ती है, नाइट्रोजन गैस। देखो यहाँ लिखा हुआ है नाइट्रोजन, इसके बारे में मैं समझाऊंगा, अभी उस तरफ चित्र की तरफ देखने की बेटे कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ देखो जहां मैं समझा रहा हूँ, नाइट्रोजन का रिएक्शन आप करोगे हाइड्रोजन के साथ, और शर्त यह है कि इनका अनुपात होना चाहिए 1 और 3 का अनुपात। यदि इसका 1 मोल आप लेते हो तो इसका 3 मोल लोगे, ठीक है बेटे। तो जब ये रिएक्शन हम करते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, तो बनती है हमारे पास अमोनिया गैस। यहाँ लिख दिया 2NH3। ये कौन सी गैस बनी बेटे, अमोनिया गैस बनती है। ये रिएक्शन बेटे मैंने पहले भी आपको कराई है, और इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि डेल्टा H का मान होता है -46.1 किलो जूल प्रति मोल। ये चीज आप ध्यान रख लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। बस इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि आप उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग कर सकते हो Fe का चूर्ण, और मोलिब्डेनम है वर्धक। लोहे का चूर्ण तो उत्प्रेरक का काम करता है, और मोलिब्डेनम किसका काम करता है बेटे, वर्धक का काम करता है।
एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहाँ टेम्परेचर लगभग 700 केल्विन होना चाहिए और बेटे दाब होना चाहिए लगभग 200 एटीएम। ठीक है बेटे, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो आप क्या करोगे कि नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं लोहे के चूर्ण उत्प्रेरक की उपस्थिति में, मोलिब्डेनम वर्धक की उपस्थिति में, 700 केल्विन ताप पर और 200 वायुमंडलीय दाब पर। तो अमोनिया गैस आपको बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त होती है, जिसे कहते हैं अधिक उत्पादन। क्या कहते हैं बेटे? अधिक उत्पादन। तो आपको कभी कभी सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि अधिक उत्पादन के लिए क्या आप करोगे, अधिक उत्पादन के लिए आप कौन कौन सी शर्तों का पालन करोगे। तो अधिक उत्पादन के लिए मैं आपको बता रहा हूं बेटे, सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है? सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखनी है कि इस रिएक्शन में दाब होना चाहिए अधिक। यदि अधिक दाब होगा तो अमोनिया का अधिक उत्पादन होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर दाब अधिक होने पर अमोनिया का अधिक उत्पादन किस प्रकार होगा, मतलब यदि हम दाब को अधिक रखेंगे तो क्या सबूत है इस चीज का कि अमोनिया ज्यादा मात्रा में बनेगी। मैं बेटे आपको याद दिलाता हूं वे दिन जब आप थे क्लास 11th में, वहां आपने एक नियम पढ़ा था जिसे कहते हैं ला शतालिए का नियम या ली चटेलियर प्रिंसिपल। उसमें आपको पढ़ाया गया था कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अणुओं की संख्या घटती है, मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया है और उसमें अणुओं की संख्या घट रही है अग्रिम दिशा में, तो दाब बढ़ाने पर उसका वेग उस दिशा में ही बढ़ जाता है जिस दिशा में अणुओं की संख्या घट रही होती है। देखो इधर कितने अणु हैं, एक तो इसका अणु है नाइट्रोजन का, 3 है हाइड्रोजन के, टोटल अणु कितने हुए 4, और इधर कितने अणु हैं, 2 अणु हैं अमोनिया के। तो यहाँ तो 4 अणु है और यहाँ 2 अणु हैं। तो मुझे यूं बताओ बेटे, अमोनिया जब बन रही है तो क्या अणुओं की संख्या घट रही है या नहीं घट रही है? आप कहोगे सर घट रही है, क्योंकि इधर कितने अणु हैं 4 और इधर कितने अणु हैं 2। तो बेटे जब अणुओं की संख्या घटती है ना, तो अणुओं की संख्या घटने से कम आयतन की जरूरत पड़ती है। जब आप किसी अभिक्रिया पे दाब बढ़ाओगे तो दाब बढ़ाने से उस अभिक्रिया मिश्रण का आयतन घटेगा, और जब आयतन घटेगा तो अभिक्रिया अपने आप को उस दिशा में चलाने की कोशिश करेगी जिस दिशा में आयतन घट रहा हो, यानी अणुओं की संख्या घट रही हो। तो हमें पता है 4 से 2 अणु हो रहे हैं, इसका मतलब आयतन घट रहा है। तो दाब यदि आप अधिक रखोगे तो रिएक्शन का स्पीड उस डायरेक्शन में फास्ट हो जाएगा जिस डायरेक्शन में अणुओं की संख्या घट रही है, 4 से 2, यानी अमोनिया क्या होगी बेटे? अमोनिया बहुत अधिक मात्रा में बनेगी। ठीक है, दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? दूसरी बात ध्यान रखनी है कि ताप जो है बेटे वो कम होना चाहिए। ताप कैसा होना चाहिए? कम। ताप कम होने का मतलब यहाँ कोई भी बच्चा इस चीज से कंफ्यूज नहीं होगा कि 700 केल्विन है। 700 केल्विन कोई बड़ा ताप नहीं है, बहुत बड़ा ताप नहीं है 700 केल्विन। इतना टेम्परेचर तो हमें इसलिए चाहिए बेटे क्योंकि यहाँ जो नाइट्रोजन गैस है, इस नाइट्रोजन गैस से तो आप भली प्रकार परिचित हो। आपको पता है कि इस नाइट्रोजन गैस में होता है ट्रिपल बॉन्ड, और उस ट्रिपल बॉन्ड का एंथैल्पी या फिर यूं कह दो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बंध वियोजन ऊर्जा होता है बहुत ज्यादा। तो उस बहुत ज्यादा मजबूत ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऊष्मा की तो जरूरत बेटे हमें पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन में आपको क्या करना है, इस ताप को इतने को मेंटेन करना है बॉन्ड को तोड़ने के लिए, पर नॉर्मली हमें टेम्परेचर क्या करना है? कम रखना है। क्यों रखना है कम? इसलिए रखना है क्योंकि आप देख रहे डेल्टा एच का मान माइनस में है, डेल्टा एच का मान माइनस में है, इसका मतलब इधर ऊष्मा माइनस में लिखेंगे तो इधर प्लस में लिखेंगे ऊष्मा, यानी कि ऊष्मा इस अभिक्रिया में निकलती है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि 2 पदार्थ थे और दोनों आपस में जुड़ गए। जब 2 पदार्थ आपस में जुड़े हैं तो बॉन्ड बने होंगे, और जब बॉन्ड बने होंगे तो हीट निकली होगी, ऊष्मा निकली होगी। तो इस रिएक्शन में ऊष्मा निकलती है, यहां से मुझे पता चला है डेल्टा एच का मान नेगेटिव है। जब इस रिएक्शन में ऊष्मा निकलती है और आप ताप को बहुत ज्यादा बढ़ा दो
तो रिएक्शन का स्पीड तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फास्ट हो जाएगा यदि ताप को आपने अधिक रखा, और यदि रिएक्शन का स्पीड बैकवर्ड डायरेक्शन में विपरीत दिशा में तेज हो गया है तो अमोनिया तो कम बनेगी, और हमने लिखा हुआ अधिक उत्पादन के लिए। तो यदि आपको अमोनिया बहुत अधिक मात्रा में बनानी है, आपका ताप कैसा होना चाहिए रिएक्शन का? कम होना चाहिए। दाब कैसा होना चाहिए बेटे? अधिक होना चाहिए। इस चीज का आपको बिल्कुल 100% हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है? तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि आप उत्प्रेरक का प्रयोग करोगे, उत्प्रेरक का, और साथ में किसका? वर्धक का प्रयोग करोगे यदि आपको अमोनिया का अधिक उत्पादन चाहिए। अब इसके लिए आपके पास एक तो ऑप्शन है Fe+MO, या तो आप इसे यूज कर लो कि लोहे का चूर्ण उत्प्रेरक का काम कर रहा है और मोलिब्डेनम किसका काम कर रहा है? वर्धक का। और या फिर आप लोहे का ऑक्साइड ले लो, और लोहे के ऑक्साइड के साथ आप यूज कर सकते हो एक तो K2O और एक Al2O3, या फिर इनका यूज कर लो। मतलब आयरन ऑक्साइड के साथ K2O और Al2O3, इन दोनों का वर्धकों का यूज आप कर सकते हो। तो या तो उत्प्रेरक के लिए इस सेटअप को यूज करो या फिर इस सेटअप को यूज करो। जैसे हमने यहाँ रिएक्शन में ये वाला सेटअप लिखा है ऊपर Fe/MO, ठीक है। आप FeO आयरन ऑक्साइड के साथ K2O और Al2O3 का भी यूज कर सकते हो। तो यदि आपसे कोई सवाल पूछता है ना कि हैबर विधि में या हाबर प्रक्रम में अमोनिया के अधिक उत्पादन के लिए आप क्या क्या काम करोगे, तो हम बेटे ये 3 काम करेंगे। यदि ये 3 काम हमने कर लिए हैं तो अमोनिया का हाई प्रोडक्शन होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में बनेगी अमोनिया। अब देखो सुनो, अब आप चित्र की तरफ आ जाओ, जरा चित्र पे ध्यान दो। चित्र में लिखा हुआ है एक 4 चैम्बर आपको नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ हेडिंग लिख दूं पहले, विधि, फिर थोड़ा सा इसके बारे में समझाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जब आएगा तो ये रिएक्शन तो लिखनी है, ये चित्र बनाना है, और अधिक उत्पादन के लिए 3 बातें लिखनी है, क्या क्या शर्त का हम पालन करेंगे यदि हाई प्रोडक्शन हम आपको करना है। देखो बहुत सिंपल सा मेथड है बेटे, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। कितने बॉक्स नजर आ रहे हैं आपको? 4। आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही चित्र बनाना है जैसा मैंने बोर्ड पे बनाया है। कितने बॉक्स नजर आ रहे हैं बेटे? 4 बॉक्स हमें नजर आ रहे। पहले बॉक्स का नाम क्या है? संपीड़क या कंप्रेसर भी कुछ लोग इसे कहते हैं। ये संपीड़क है। इसका संपीड़क का काम पता क्या होता है? इसका काम होता है कि ये जो गैस आपने यहाँ भेजी ना, इसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 के अनुपात में, इन दोनों गैसों को आपस में मिला देगा, यानी कि समांगी मिश्रण बनाएगा, मिश्रित करके अगले चैम्बर में भेज देगा। अगला चैम्बर क्या है? उत्प्रेरक कक्ष। तो इसका काम है गैसों को आपस में मिला के मिश्रण बनाना और उस गैसीय मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में भेजना। बस इसका संपीड़क का और कुछ काम नहीं है। जब आपकी दोनों गैसें पहुंच जाएंगी उत्प्रेरक कक्ष में, तो उत्प्रेरक कक्ष में 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो Fe और MO, यानी Fe उत्प्रेरक और मोलिब्डेनम वर्धक वहां होना चाहिए, या फिर ये वाला सेटअप होना चाहिए। वहां टेम्परेचर 700 केल्विन होना चाहिए और दाब होना चाहिए 200 वायुमंडल। ऐसा होने पर क्या होता है कि ये दोनों गैस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके क्या बनाने लगती हैं? अमोनिया बनाने लगती हैं। समझ रहे ना बेटे? क्या बनना शुरू हो जाएगा? अमोनिया। और जब अमोनिया बनेगा ना, तो यहां से जो उत्प्रेरक कक्ष है उसमें से 3 गैसें बाहर निकलेंगी। इस बात में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। भाई बच्चों के अनुसार तो केवल अमोनिया गैस बाहर निकलनी चाहिए, पर बेटे अमोनिया के निकलने के साथ साथ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की भी कुछ मात्रा उत्प्रेरक कक्ष से बाहर निकलती है। अब बच्चे सोचते हैं सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, जरा यार इस रिएक्शन को देखो तो सही, N2+3H2 रिवर्सेबल 2NH3, क्या यहाँ रिवर्सेबल का निशान नहीं लगा हुआ है? आप कहोगे कि सर बिल्कुल लगा हुआ है। क्या यह अभिक्रिया अग्रिम तथा विपरीत दोनों दिशाओं में प्रोसीड नहीं कर रही है? आप कहोगे सर कर रही है, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पूर्ण रूप से अमोनिया में कभी भी नहीं बदलेगी, क्योंकि आपने पढ़ा है कि किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की एक खासियत होती है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया
या रिवर्सेबल रिएक्शन कभी भी पूर्ण नहीं होती है। ठीक है, तो इसका मतलब अमोनिया बाहर निकलने के साथ साथ कुछ नाइट्रोजन और कुछ हाइड्रोजन गैसें भी उत्प्रेरक कक्ष से बाहर निकलेंगी। वे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसें बाहर निकलेंगी जिन्होंने अभी तक क्रिया नहीं की है और अमोनिया का निर्माण अभी तक वे नहीं कर पाई हैं। ठीक है बेटे, और ये तीनों गैसें बाहर निकल गई यहाँ से। इनमें सबसे अधिक मात्रा तो बेटे अमोनिया की ही होगी, ये बात ध्यान रखनी है आपको। सबसे ज्यादा कौन सी गैस होगी बेटे? अमोनिया। N2 और H2 तो बहुत कम मात्रा में यहाँ आगे जाएंगी, क्योंकि आपने ये जो 1 2 3 4 बातें यहाँ लगा रखी हैं, 4 कंडीशन लगा रखी हैं, ये अमोनिया के हाई प्रोडक्शन के लिए लगा रखी है, अमोनिया के अधिक उत्पादन के लिए। तो जो उत्प्रेरक कक्ष से बाहर निकलने वाली गैसें हैं, उन गैसों में सबसे अधिक मात्रा में अमोनिया, फिर नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन होगी। इन तीनों गैसों को हमने भेज दिया बेटे जल संघनित्र में, जिसे आप कहते हो वाटर कंडेंसर। जल संघनित्र तीनों गैसों को ठंडा करेगा। क्या करेगा बेटे? ठंडा करेगा। ध्यान से देखते रहो। जल संघनित्र बेटे तीनों गैसों को ठंडा कर देगा, और जब तीनों गैसें ठंडा होगी ना, तो बेटे अमोनिया तो एक सिंपल सी गैस है, जब इसे आप ठंडा करते हैं तो द्रव में बदल जाती है। यहां आपको मिलेगी द्रव अमोनिया। क्या मिलेगी? लिक्विड अमोनिया। पर बेटे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो दोनों ऐसी गैसें हैं कि ये बहुत ज्यादा जिद्दी हैं, चाहे आप इन्हें कितना ही ठंडा कर लो, ये द्रव में नहीं बदलती हैं। क्या कह रहा हूं बेटे? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब आप ठंडा करते हो तो ये दोनों गैसें द्रव में नहीं बदलती हैं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में यह भी क्वेश्चन खटक रहा होगा कि सर ये दोनों गैसें द्रव में क्यों नहीं बदलती हैं? इसका कारण पता क्या है बेटे? इसका कारण है इनका क्रांतिक ताप बहुत कम होता है। ये चीज बहुत गौर फरमाने वाली है। ये जो पॉइंट मैंने अभी बोला है, ये सब बच्चों के हजम नहीं होगा। ये पॉइंट केवल और केवल उन बच्चों के हजम होगा जिन्होंने पिछली पढ़ाई कक्षा 12 तक की अब तक के यूनिट ढंग से पढ़ रखे हैं। ठीक है बेटे, तो इसलिए ये दोनों गैसें द्रव में नहीं बदलती हैं। और जब ये दोनों गैसें, भाई अमोनिया तो सीधी सादी गैस है, द्रव में बदल गई, और ये पाइप लगा रखा, अमोनिया यहाँ से आप एकत्र करते रहोगे टैप से। पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ठंडी होने के बावजूद भी द्रव में नहीं बदली है, इसलिए इन दोनों गैसों को हम पंप के द्वारा दोबारा कहाँ भेज रहे? यहाँ भेज रहे बेटे उत्प्रेरक कक्ष में। इसलिए भेज रहे कि इस बार तुमने, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने आपस में अभिक्रिया नहीं की थी, इसलिए तुम्हें दोबारा मौका दिया जा रहा है। अब की बार तुम आपस में रिएक्शन करो, और बेटे रिएक्शन करके क्या बनाओ? अमोनिया बनाओ। इसलिए इन्हें दोबारा भेजा गया है यहाँ। बताओ, इतनी बात आपकी समझ में आ रही है क्या? मुझे उम्मीद है आ रही होगी। तो बेटे यदि एग्जाम में आपका आता है लॉन्ग क्वेश्चन, तो आप क्या लिखोगे विधि में? ये तो बात लिख ही दोगे आप, समीकरण और अधिक उत्पादन की शर्तें, चित्र भी बना दोगे। आप लिखोगे क्या विधि में? आप सबसे पहले हेडिंग लिखोगे संपीड़क। क्या लिखोगे बेटे? संपीड़क। और संपीड़क में आप क्या लिखोगे? देखो जरा, संपीड़क को आप कंप्रेसर भी कह सकते हो। ठीक है, संपीड़क में क्या कर रहे हैं आप? नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में, 1:3 के अनुपात में प्राप्त करके, संपीड़क क्या करता है? 1:3 के अनुपात में दोनों गैसों को प्राप्त करेगा। उन्हें का मतलब गैसों को मिश्रण में बदलकर उन दोनों को आपस में मिला देगा। कौन मिला देगा बेटे? संपीड़क। उन्हें मिश्रण में बदलकर कहां भेजता है? उत्प्रेरक कक्ष में ही तो भेजा बेटे। उत्प्रेरक कक्ष में भेजता है। बताओ ये बात समझ में आई क्या आपके? ठीक है, ये तो सबसे पहले लिखोगे आप संपीड़क के बारे में। फिर नंबर 2 आप लिखोगे, दूसरा कौन सा कक्ष है? देखना जरा चित्र में, उत्प्रेरक कक्ष। ठीक है, उत्प्रेरक कक्ष के बारे में लिख रहे।
उत्प्रेरक कक्ष में आपको पता है क्या क्या चीज है। N2 व H2 गैसें, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसें यहां पहुंच चुकी है ना। Fe/MO उत्प्रेरक की उपस्थिति में, कोमा 700 केल्विन ताप पर और बेटे 200 ATM दाब पर। मतलब ये चार बातें ही तो हैं जो ध्यान रखनी है आपको। भाई हमने लिखा कि उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैसें, ये तो उत्प्रेरक है, वर्धक है। इन दोनों के मिश्रण को आप कुल मिला के उत्प्रेरक कह सकते हो। 700 केल्विन पर और 200 ATM दाब पर आपस में क्रिया करके अमोनिया ही तो बना रही बेटे, अमोनिया गैस बनाने लगती है। तो ये दोनों गैस आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगी बेटे, अमोनिया गैस बनाने लगती है। ठीक है। उत्प्रेरक कक्ष से कौन कौन सी गैस निकल रही बाहर बताओ। उत्प्रेरक कक्ष से अमोनिया कोमा नाइट्रोजन कोमा हाइड्रोजन का मिश्रण। बताओ, ये बात सिखाई थी नहीं। अमोनिया तो नई बनी है और नाइट्रोजन हाइड्रोजन वो है जिन्होंने आपस में क्रिया नहीं की है अब तक अमोनिया को बनाने के लिए। ठीक है। इन तीनों गैसों का मिश्रण कहाँ भेजा जा रहा, संघनित्र में भेजा जाता है। बताओ बेटे, ये तीनों गैसों का मिश्रण हमने कहाँ भेज दिया, संघनित्र में भेज दिया। अब हम आगे बेटे संघनित्र पे ध्यान से देखियो जरा, मैं लिख रहा बेटे नंबर 3। अब हम आ चुके हैं संघनित्र पर, या आप इसे जल संघनित्र भी कह सकते हो या वाटर कंडेंसर भी कह सकते हो। संघनित्र में क्या होगा, तीनों गैसों के मिश्रण में 3 गैसें हैं आपको पता है, अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन। तीनों गैसों को जल संघनित्र द्वारा ठंडा करने पर आप क्या करोगे, जल संघनित्र द्वारा तीनों गैसों को ठंडा करोगे। केवल ठंडा करने पर तीनों में से केवल अमोनिया ही द्रवित होकर अलग हो जाती है। ठीक है बेटे, अमोनिया क्या हो जाएगी, द्रव में बदल जाएगी और अलग हो जाएगी। द्रवित होकर ये द्रव अमोनिया हमें नीचे इसमें मिलती रही है। जबकि N2 व H2 को द्रवित न होने के कारण, ध्यान से समझियो, द्रवित न होने के कारण पुनः माने दोबारा पंप के द्वारा, एक पंप लगा हुआ है ना जो चौथा चैम्बर है, देखो एक पंप के द्वारा कहाँ भेज रहे, देखियो इस पंप के द्वारा कहाँ भेज रहे बेटे, उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है बेटे, उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है। बताओ ये बात समझ में आ रही क्या आपके। ठीक है बेटे, अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है बेटे। अब हम बात करेंगे अमोनिया के गुणों के बारे में, और गुणों में सबसे पहले पढ़ेंगे हम बेटे अमोनिया के भौतिक गुण। ठीक है, अमोनिया के भौतिक गुण के बारे में बात कर रहे हैं बेटे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है आपको कि अमोनिया जो है ना बेटे,
अमोनिया की एक खासियत है कि इसकी गंध बहुत तीक्ष्ण होती है। कैसी होती है बेटे? तीक्ष्ण कह दो या तीव्र कह दो, एक ही बात है। अमोनिया एक तीव्र गंध वाली गैस है बेटे, तीव्र गंध वाली। और एक खासियत और है इसके अंदर कि ये रंगहीन है, तीव्र गंध वाली रंगहीन गैस है। क्या आपने लैब के अलावा अमोनिया को कहीं और महसूस किया है? मैं आपको बता सकता हूं कि जो बेटे सुलभ शौचालय होते हैं ना, ध्यान से सुनियो, सुलभ शौचालय वे हैं जो मार्केट, हॉस्पिटल्स वगैरह में बने होते हैं। और यदि किसी सुलभ शौचालय में अच्छे तरीके से सफाई नहीं की गई है तो वहां से एक बहुत गंदी स्मेल आती है। उस गंदी स्मेल में ही एक हिस्सा अमोनिया का होता है। ध्यान रखनी है आपको ये बात। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर वहां सुलभ शौचालय में अमोनिया गैस कहां से आई? तो बेटे वहां अमोनिया गैस वहीं से आई जहां मैंने सबसे पहले आपको सिखाई थी। आपको पता है कि मनुष्य का जो मूत्र होता है उसे कहते हैं यूरिन। क्या कहते हैं? यूरिन। और उसे यूरिन इसलिए कहते हैं बेटे क्योंकि मूत्र में होता है यूरिया। क्या होता है? यूरिया। और मूत्र यूरिया का एक जलीय विलयन है। इसका मतलब यह बात बिल्कुल पक्की है कि यूरिया का जल अपघटन जरूर होता होगा, जैसे ही यूरिन वायुमंडल में आता होगा। और जब यूरिया का जल अपघटन हमने सबसे पहले आज किया था, सबसे पहले हमने वही बात सिखाई थी कि यूरिया का अपघटन जब होता है, जल अपघटन, तो अमोनिया कैसे बनती है। तो बेटे यूरिया का जल अपघटन होने से अमोनिया बनती है। इसका मतलब यह है कि सुलभ शौचालय में जो आपको वो गंदी सी स्मेल आती है उसमें बेटे यूरिया के कारण अमोनिया भी उपस्थित होती है। तो इसीलिए लिखा है यहाँ, क्या लिखा है? तीव्र गंध वाली रंगहीन गैस है। ठीक है बेटे, एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? दूसरा इसका भौतिक गुण क्या है? दूसरा भौतिक गुण है बेटे कि इसमें पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। सिखाया था ना मैंने आपको, अमोनिया में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण हाइड्रोजन बंध तो अमोनिया में बनता ही है। अमोनिया का गलनांक, अमोनिया का गलनांक व क्वथनांक, अमोनिया का गलनांक व क्वथनांक आशा से अधिक होता है। आशा का मतलब यहाँ उम्मीद है बेटे, जितना होना चाहिए उससे अधिक, या आवश्यकता से अधिक भी लिख सकते हो आप इसे, आवश्यकता से अधिक भी लिख सकते हो। अब कुछ बच्चे यहाँ सोच रहे होंगे, एक बात यूं सोच रहे होंगे, सर अमोनिया तो गैस है, और जब अमोनिया गैस है तो गैस का गलनांक और गैस का क्वथनांक, इस बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं सर कि आप क्या कहना चाह रहे हो। कि गलनांक तो ठोस का होता है और अमोनिया तो गैस है। बेटे आपने अभी एक हैबर विधि जो पढ़ी है ना, या हाबर प्रक्रम जो पढ़ा है, उसमें आपको एक बात सिखाई गई है कि अमोनिया आसानी से द्रव में बदल जाती है। और बेटे जो गैस आसानी से द्रव में बदल जाती है वो गैस बेटे आसानी से ठोस में भी बदल जाती है। इसलिए अमोनिया को आप ठोस रूप में भी प्राप्त कर सकते हो। और जब अमोनिया को आप ठोस रूप में प्राप्त कर सकते हो तो उसे गलाकर भी देख सकते हो, यानी कि उसका गलनांक भी आप ज्ञात कर सकते हो। और क्वथनांक किसका होता है? द्रव का। और द्रव रूप में तो अमोनिया सरलता से बदल ही जाती है। तो आपको यहाँ ये बात ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है अमोनिया में, चाहे वो द्रव अवस्था में हो और चाहे वो ठोस अवस्था में हो। बेटे गैसीय अवस्था में अमोनिया के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बिल्कुल भी नहीं होता है। इस बात को दिमाग में बिठा लो बिल्कुल। अब कुछ बच्चे यहाँ सोच रहे होंगे कि सर जब द्रव अवस्था में अमोनिया के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और सर जब ठोस अवस्था में अमोनिया के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो गैसीय अवस्था में अमोनिया के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं होता है सर? इसका रीजन पता क्या है बेटे? इसका रीजन ये है
कि जो गैसीय अवस्था होती है ना, उसकी एक खासियत होती है, और खासियत ये होती है कि गैसीय अवस्था में जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, अमोनिया के जितने भी कण हैं, वे स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं, अनियमित रूप से, और उनका कोई निश्चित आयतन व निश्चित आकार नहीं होता है बेटे। और जब वे स्वतंत्र रूप से गति कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनके बीच कोई आकर्षण, कोई बंध तो है ही नहीं। आपने पढ़ा है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो लगभग नगण्य होता है। बताओ ये बात पढ़ी है या नहीं है आपने? आप कहोगे कि सर बिल्कुल पढ़ी है। और जब पढ़ी है तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड तो सिर्फ दो ही स्थितियों में बन सकता है, पहली स्थिति द्रव और दूसरी स्थिति ठोस। और बेटे वास्तविकता पता क्या है? वास्तविकता ये है कि अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ना, उस हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण भी अमोनिया बहुत जल्दी द्रव अवस्था में बदल जाती है। आप इसे दो लिहाज में पढ़ सकते हो, दो लिहाज से इस बात को सीख सकते हो कि एक तो उसका क्रांतिक ताप काफी मायने रखता है कि क्रांतिक ताप गैस का कितना ज्यादा है। जिस गैस का क्रांतिक ताप ज्यादा होता है ना, वो गैस सरलता से द्रव में बदल जाती है। और बेटे जिस गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनने को बिल्कुल तैयार है, वो गैस भी बहुत फास्टली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। दैट इज द पॉइंट। इस बात को आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा बेटे। तो हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण इसका गलनांक व क्वथनांक जितना होना चाहिए उससे क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है इसमें, ये भी सीखनी पड़ेगी। जो अमोनिया की संरचना होती है ना बेटे, अमोनिया की संरचना, संरचना का मतलब अणु की संरचना की बात कर रहे हैं बेटे। अमोनिया की संरचना एक पिरामिड के समान होती है बेटे, पिरामिड के समान होती है। ध्यान रखोगे इस चीज को कि अमोनिया का जो संरचना होता है वो होता है पिरामिड के समान। कैसा? देखो, ये तो नाइट्रोजन है, और एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। जरा ध्यान से देखिए जरा, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पड़ा हुआ है ऊपर एक लॉन पेयर। ये जो मैंने हाइड्रोजन यहाँ बनाया है, इस हाइड्रोजन को देखो जरा ध्यान से। इस बॉन्ड की शक्ल कुछ अजीब आपको नजर आ रही है। ये बॉन्ड पता कैसा है तो ये सिंगल बॉन्ड ही, पर ये बॉन्ड जरा बोर्ड से बाहर की तरफ को आ रहा है, ऐसे जैसे मेरी चौक बाहर की तरफ को आती है, यूं। ये बॉन्ड इस तरीके का है, बोर्ड पे चिपका हुआ बॉन्ड नहीं है, ये चिपक नहीं रहा है बोर्ड पे, बोर्ड से कुछ बाहर की तरफ को निकला हुआ है ऐसे। इसलिए इस बॉन्ड को यहां से तो हमने पतला दिखाया है, जहां से पतला है वहां से ये बोर्ड पे चिपका हुआ है, और जहां से मोटा है बोर्ड से बाहर की तरफ को उठा हुआ है। तो ऐसा संरचना होता है किसका? अमोनिया का। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है बेटे, ये जो एंगल है ना, बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल अमोनिया का ये वाला बॉन्ड एंगल होता है 107.8 डिग्री। ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि यदि कोई आपसे सवाल पूछता है कि अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल होता है, जो बंध कोण होता है, वो कितने डिग्री का होता है, तो आप स्पष्ट रूप से उत्तर दोगे 107.8 डिग्री का होता है बंध कोण। और बेटे ये जो बॉन्ड है ना, इसकी लंबाई है 101.7 पिकोमीटर। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो बॉन्ड बना हुआ है, अमोनिया के कितने बॉन्ड हैं? ये 3 बॉन्ड हैं, और इनका लेंथ होता है 101.7 पिकोमीटर। ठीक है बेटे। अच्छा, एक भौतिक गुण और सीख लो आप। ये जो अमोनिया गैस है ना बेटे, अमोनिया जल में बहुत अधिक, जल में बहुत अधिक घुलनशील होती है। अमोनिया जल में बहुत अधिक घुलनशील होती है। ठीक है बेटे। अब क्यों होती है घुलनशील, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको 2 कारण बताए थे।
उनमें से पहला कारण तो है हाइड्रोजन बॉन्ड, कि अमोनिया जल के साथ बना लेती है हाइड्रोजन बॉन्ड। और बेटे दूसरा कारण मैंने आपको क्या बताया था? दूसरा कारण बेटे मैंने आपको बताया था कि अमोनिया जल के साथ क्रिया कर लेती है। और बेटे अमोनिया जब जल के साथ क्रिया कर लेती है तो बेटे यह भी एक अपने आप में अभिन्न कारण है। तो दोनों कारण आपको ध्यान रखने हैं। एक तो अमोनिया जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है और दूसरा अमोनिया जल के साथ क्रिया कर लेती है, इसलिए अमोनिया जल में बहुत अधिक घुलनशील होती है। और एक बात और बता रहा हूं, उसे भी सुनो ध्यान से, यहां लिख दूं, जब अमोनिया को आप पानी में घोलते हो ना, तो जो विलयन आपको प्राप्त होता है वो विलयन बेटे क्षारीय होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यदि आपसे कोई पूछ ले कि अमोनिया का जलीय विलयन अम्लीय होता है या क्षारीय, तो आप कहोगे कि अमोनिया का जलीय विलयन होता है क्षारीय। अब आपके दिमाग में एक और सवाल खड़ा हो गया होगा, आपके दिमाग में सवाल खड़ा हुआ होगा कि सर आप किस प्रकार या किस आधार पर या किस सबूत के आधार पर कह रहे हैं कि अमोनिया का जलीय विलयन क्षारीय होता है? तो बेटे मैं इस बात को सिद्ध करके दिखाऊंगा अभी के अभी, ठीक है? तो मैं यहाँ हेडिंग लिख रहा हूं रासायनिक गुण। मैंने हेडिंग लिखी रासायनिक गुण। तो चलो अमोनिया के रासायनिक गुणों के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें कर लें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है बेटे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे, नंबर 1 हेडिंग यहां से लिख दूं मैं, जल से क्रिया। जो आपका डाउट था कि अमोनिया जल से जब क्रिया करती है या जल में जब हम इसे घोलते हैं तो इसका जलीय विलयन क्षारीय क्यों होता है? इसलिए होता है बेटे कि अमोनिया को, ये लिख दिया मैंने अमोनिया NH3, ध्यान से समझते रहियो। आपने अमोनिया को घोल दिया है जल में, HOH, जल में घोल दिया है। जब आप इसे जल में घोल दोगे तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए जरा। ये बताओ NH3 कितने H हैं? 3, एक H ये भी तो है 4। तो मैं यहां लिख सकता हूं NH4, और यहाँ क्या बचा? अब ये वाला H तो इसके साथ लिख दिया, यहाँ क्या बचा बेटे? OH बचा। तो बताओ बेटे NH4OH बनेगा या नहीं बनेगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा या नहीं बनेगा? और आपको पता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, एक दुर्बल क्षार है। आपको पता होना चाहिए कि प्रबल क्षार में तो NaOH और KOH को ही हमें ध्यान रखना है। NaOH और KOH के अलावा कोई और दूसरा आपको OH वाला स्पीसीज नजर आता हो तो उसमें OH है, तो ये बात तो स्पष्ट है कि वो क्षार है। पर वो ना तो NaOH है और ना तो वो KOH है, इसका मतलब वो प्रबल क्षार तो कतई भी नहीं है, वो तो बेटे दुर्बल क्षार है। पर क्या दुर्बल क्षार की इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो थोड़ा बहुता आयनों में टूट जाए? तो आप कहोगे कि सर दुर्बल क्षार भले ही हो पर थोड़ा बहुता तो टूटेगा ही आयनों में। और जब ये थोड़ा बहुता आयनों में टूटेगा तो क्या बनेगा आखिरकार बेटे? बनेगा ये कि NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो इसने भले ही थोड़े OH नेगेटिव आयन दिए हों, पर दिए तो हैं। और जब इसने OH नेगेटिव आयन दिए हैं तो क्या इन OH नेगेटिव आयनों के कारण वो जो विलयन है, जलीय विलयन अमोनिया का, वो क्षारीय नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मैं ऐसा तो बेटे बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि वो बहुत प्रबल क्षार होगा। वो बेटे क्षारीय होगा, भले ही दुर्बल रूप से क्षारीय हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब अमोनिया को आप पानी में घोलते हो तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपने आप में एक दुर्बल क्षार है। तो थोड़ा बहुता तो बेटे आयनों में टूटेगा ही, और जब थोड़ा बहुता आयनों में टूटेगा तो थोड़े बहुते तो OH नेगेटिव आयन बनाएगा ही। और विलयन में OH नेगेटिव आयनों की उपस्थिति से ही इस बात का स्पष्टीकरण हमें मिलता है कि विलयन क्षारीय है। कैसा है? विलयन क्षारीय है। अब आ जाओ, नंबर 1 तो था जल से क्रिया, नंबर 2 पे हम बात करेंगे अमोनिया की अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया यानी कि अमोनिया एसिड के साथ क्या रिएक्शन दिखाती है।
अब देखो, मैं आपका एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करूंगा। ज्यादातर बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जो अमोनिया है ना, अमोनिया, जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि अमोनिया अम्ल है या क्षार है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों ने एक चीज याद कर रखी है कि जहां आपको H पॉजिटिव या H आयन नजर आ जाता है वहां समझो कि वो अम्ल है, और जहां OH नजर आ जाता है तो समझो कि क्षार है। तो बच्चे जब NH3 फार्मूले को देखते हैं, अमोनिया के सूत्र को देखते हैं, तो उन्हें नजर आते हैं H, 3 हाइड्रोजन के परमाणु नजर आते हैं। और जैसे ही हाइड्रोजन के परमाणु उन्हें नजर आते हैं तो वे सोचते हैं कि यार अमोनिया तो अम्ल है। बेटे, इस बात को, इस गलतफहमी को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल के फेंक दो। आप सोचते हो कि यदि किसी आदमी के पास बहुत सारे पैसे हैं तो वो अमीर है। बेटे, यदि आप ऐसा सोचते हो तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है। अमीर उसे नहीं कहते हैं जिसके पास बहुत सारे पैसे हों। अमीर उसे कहते हैं जो बहुत सारे पैसे खर्च करता हो, उसे कहते हैं अमीर। तो एसिड उसे नहीं कहते हैं जिसके पास H पॉजिटिव आयन हो। बेटे, एसिड तो उसे कहते हैं जो H पॉजिटिव आयन देता हो किसी को, अपने H पॉजिटिव आयन खर्च करता हो, उसे कहते हैं एसिड। भाई, किसी के पास जेब में बहुत सारे पैसे भरे पड़े हैं दुनिया भर के, और मैंने उस आदमी से कहा कि अंकल जी, या जो भी XYZ कहा कि मुझे 100 रुपए चाहिए, उनकी जेब में पैसे भरे पड़े हैं, तो उन्होंने मुझे एक भी 100 का नोट नहीं दिया, तो मैं कैसे कह दूंगा कि वो आदमी अमीर है? मैं अमीर के जगह दूसरा शब्द प्रयोग करूंगा, और वो दूसरा शब्द होगा कंजूस। क्या होगा बेटे? कंजूस होगा वो दूसरा शब्द। मतलब यहाँ एक बात स्पष्ट होती है, स्पष्ट ये होती है कि आप बिल्कुल भी इस चीज से अंदाजा नहीं लगाओगे कि किसके पास हाइड्रोजन आयन है और किसके पास हाइड्रोक्साइड आयन है, कि कौन एसिड है कौन बेस है। आप इस बात से अंदाजा नहीं लगाओगे कि क्या इसके पास हाइड्रोजन आयन है, क्या इसके पास OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन है। आप अंदाजा इस बात से लगाओगे कि क्या यह H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है, क्या यह OH नेगेटिव आयन को रिलीज करता है। इस चीज से अंदाजा लगाना है बेटे, इस बात का ध्यान रखना है। तो अमोनिया में आप H हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं को देख के बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं लगाओगे कि अमोनिया एक एसिड है। बेटे, अमोनिया तो एक क्षार है। अब आप कहोगे कि सर कैसे हो गया कि अमोनिया क्षार है? बेटे, ये चीजें मैंने आपको इसी यूनिट के पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दी हैं, पर यहाँ मैं छोटा सा हिंट आपको देता हूं। जरा इस गरीब अमोनिया की शक्ल देख तो लो, जरा इस अमोनिया के इस नाइट्रोजन परमाणु को देख तो लो, और बेटे नाइट्रोजन परमाणु के ऊपर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसे आप कहते हो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, को देख तो लो। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या किसी दूसरे परमाणु को जिसे जरूरत है उसे नहीं दिया जा सकता है? आप कहोगे कि सर बिल्कुल दिया जा सकता है। और जब आप इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे परमाणु को दे सकते हो, तो जो स्पीसीज या जो आयन या जो परमाणु या जो अणु किसी दूसरे स्पीसीज को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसे कहते हैं लुईस अक्षार। क्या कहते हैं बेटे? लुईस अक्षार कहते हैं, जो लोन पेयर को डोनेट करता है। और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, उसे कहते हैं लुईस एसिड। तो एसिड और बेस की परिभाषा केवल और केवल H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयनों के आधार पर ही नहीं दी जा सकती है, इसे आप प्रोटॉनों के आधार पर भी दे सकते हो, और बेटे इसे आप इलेक्ट्रॉनों के आधार पर भी दे सकते हो। एसिड और बेस को आप स्वाद के आधार पर भी पहचान सकते हो। तो एसिड और बेस का तो पहचानने के कई सारे तरीके हैं, और उन तरीकों में से एक तरीका इलेक्ट्रॉनों का है जो हम यहाँ यूज करते हैं। ठीक है बेटे, तो हमें पता चल गया कि NH3 क्या है बेटे? NH3 है क्षार। तो क्षार है तो अम्लों से तो क्रिया करेगा ही करेगा, क्योंकि क्षार अम्लों से क्रिया करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको कह दूं कि ये हमें, मेरे पास अमोनिया है,
और आप अमोनिया का रिएक्शन करा दो एक अम्ल के साथ, HCl के साथ। HCl तो आपका जाना पहचाना अम्ल है। तो अमोनिया जब HCl के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है बेटे NH4Cl। देखो जरा ध्यान से, 3H और 1H, NH4Cl बनता है। तो यहाँ अमोनिया क्या है? क्षार है। HCl क्या है? अम्ल है। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो बताओ बेटे क्या लवण नहीं बनता है? आप कहोगे कि हाँ सर ये बात तो हमने पढ़ी थी। तो ये लवण ही तो बना है, साल्ट ही तो बना है। इस साल्ट का नाम है बेटे अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम है बेटे? अमोनियम क्लोराइड। इसका अमोनियम अमोनियम क्लोराइड है बेटे। ठीक है। अच्छा, यदि मैं आपके कहूं कि मान लो हमारे पास अमोनिया है, एक रिएक्शन तो ये सीख ली है कि हाँ सीख रहे। मान लो अमोनिया के 2 अणु हैं मेरे पास और मैंने रिएक्शन करा दिया H2SO4 के साथ। बेटे इसमें एक H था इसलिए अमोनिया का एक अणु लिया था। इसमें कितने H होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल में? 2, इसलिए अमोनिया के 2 अणु लिए हैं बेटे मैंने। एक H इसके पास, एक H इसके पास, 2 बन गए NH4। तो हम लिख सकते हैं NH4 का होल ट्वाइस, लिख सकते हैं होल ट्वाइस, और साथ में क्या है? SO4। क्या नाम है बेटे इसका? NH4 को हम कहते हैं अमोनियम। क्या कहते हैं बेटे? अमोनियम। और SO4 को कहते हैं सल्फेट। तो ये जो लवण बना है ये क्या है बेटे? अमोनियम सल्फेट है। अब हम तीसरा रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। अब हम पढ़ेंगे धातु के लवणों से क्रिया। जो धातु के साल्ट होते हैं ना, लवण होते हैं धातुओं के, उनसे किस प्रकार क्रिया करता है अमोनिया। तो आपकी नॉलेज के लिए एक बात बता दूं कि अमोनिया सीधा धातु के लवण से क्रिया नहीं कर सकता है। यदि आपको किसी धातु के लवण से अमोनिया की क्रिया करानी है तो अमोनिया का जलीय विलयन लेना पड़ेगा, यानी NH4OH। अमोनिया को पानी में घोल दोगे तो NH4OH मिलेगा। यदि आप अमोनिया मार्केट में लेने जाओगे और मार्केट में किसी जो केमिकल की दुकानें होती हैं वहां जाके आप कहोगे कि अंकल जी प्लीज मुझे अमोनिया दे दो थोड़ा, 20 रुपए का या 50 रुपए का, तो वे देंगे आपको अमोनिया एक बॉटल में। और आप घर से पढ़ के जा रहे हो कि अमोनिया एक गैस है और वहां उन्होंने आपको अमोनिया दिया है एक बॉटल में, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर अंकल जी मैंने आपसे मांगा है अमोनिया गैस। तो वे कहेंगे कि बेटे अमोनिया ही तो है। तो अमोनिया जब भी मार्केट में मिलेगा तो अमोनिया गैस के फॉर्म में नहीं मिलेगा, अमोनिया का जलीय विलयन आपको मिलेगा जिसे आप कहते हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हो? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और बेटे अमोनियम हाइड्रोक्साइड वास्तविकता में एक बहुत यूजफुल चीज है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहता हूं कि आप जब सर्दियों में आपका नाक बंद हो जाता है ना, तो आप लगाते हो कोल्ड रब, आप लगाते हो विक्स इनहेलर। विक्स इनहेलर पता है ना, जिसे एक पेंसिल की तरह खुलता है और नाक से सांस लेते हैं बहुत तेज। तो वो जो ठंडी ठंडी स्मेल है वो भी अमोनिया ही है बेटे। क्या है? अमोनिया। वो बहुत तेज तीव्र गंध होती है, अमोनिया है बेटे। तो अमोनिया यदि आप बोतल में NH4OH लेके आ जाओगे और जब आपका नाक बंद है तो बोतल का ढक्कन खोल लिया और उसे ऐसे सूंघ लिया, तो वो भी विक्स इनहेलर का ही काम करेगा। ठीक है बेटे। तो हमने यहाँ लिखा है धातु लवणों से क्रिया। जैसे मान लो मेरे पास जिंक सल्फेट है, ये लिखा जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट की आपको अमोनिया से क्रिया करानी है तो अमोनिया का जलीय विलयन लेंगे NH4OH। आपको पता है कि सल्फेट के ऊपर होता है डबल नेगेटिव चार्ज, तो आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु लेने पड़ेंगे। आप इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अमोनिया का जलीय विलयन भी कह सकते हो, ध्यान रखो इस बात को जरा। अमोनिया है NH3 और अमोनिया को पानी में घोल दिया तो NH4OH बन गया है। होगा क्या कि यहां से तो SO4 निकलेगा और यहां से निकलेंगे ये दोनों NH4। तो क्या बनेगा बेटे? बाहर वाला हिस्सा देखो क्या बना, ZnOH का होल ट्वाइस, ये बना बेटे जिंक हाइड्रोक्साइड। और आपकी नॉलेज के लिए एक बात बताऊं बहुत अच्छी, जिंक हाइड्रोक्साइड एक अवक्षेप है। देखो मैंने अवक्षेप का निशान लगाया है।
ये निशान जब तीर का निशान नीचे की तरफ को लगता है तो इसका मतलब होता है अवक्षेप, और ये सफेद रंग का अवक्षेप होता है बेटे। मैं लिख दूं यहाँ सफेद या व्हाइट प्रेसिपिटेट। सफेद रंग का अवक्षेप होता है किसका? जिंक हाइड्रोक्साइड का। साथ में बताओ क्या बनेगा? NH4 कितने हैं? 2। ये लिख दिया मैंने NH4 का होल ट्वाइस, और क्या है इसके साथ? SO4। इसे आप कह सकते हो अमोनियम सल्फेट। क्या कह सकते हो बेटे? अमोनियम सल्फेट। तो यूं बताओ, धातु का लवण नहीं है क्या? जिंक सल्फेट धातु का लवण है या नहीं है? जिंक धातु का लवण है। अमोनिया के जलीय विलयन ने क्रिया करी तो जिंक हाइड्रोक्साइड का सफेद अवक्षेप यहाँ बना है। इसी तरीके से एक आप धातु का लवण ले लो खतरनाक सा, मान लो FeCl3 ले लिया हमने, FeCl3 फेरिक क्लोराइड। अब इसका रिएक्शन हमें कराना है अमोनिया के जलीय विलयन के साथ। तो कितने Cl हैं यहाँ? 3। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 3 लेने पड़ेंगे NH4OH। ठीक है, चाहे तो आप एक जगह ही लिख दो या फिर आप 3 बार इस तरीके से लिख दो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के 3 अणु बिल्कुल लेने पड़ेंगे बेटे। कितने अणु लेने पड़ेंगे? 3। और जब यहाँ रिएक्शन होगा तो 3 Cl 3 NH4 के साथ निकलेंगे। बाहर का हिस्सा देखो आप क्या है? बाहर का हिस्सा है फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस। ये भी अवक्षेप है। और एक बहुत अच्छी बात बताऊं, ये जो अवक्षेप है ना फेरिक हाइड्रोक्साइड का, ये लगभग लाल भूरे रंग का होता है बेटे, लाल भूरे रंग का प्रेसिपिटेट। साथ में बताओ क्या बनेगा? साथ में बनेगा NH4 भी 3 है, Cl भी 3 है, तो 3 बनेंगे बेटे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये थोड़ा सा हल्का लिखा गया, चौक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। अब तो ठीक है बेटे, देखिए जरा, हो गया ठीक। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा तुम फिर अगली बात कर रहे, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हम सीखेंगे कि मान लो हमारे पास कोई विलयन है और उस विलयन में आपको पहचान करनी है कि क्या इसके अंदर कॉपर आयन है, क्या इस विलयन के अंदर सिल्वर का आयन है। तो कॉपर और सिल्वर आयन की पहचान करने में देखो लिखा हुआ है Cu डबल पॉजिटिव तथा Ag पॉजिटिव आयनों की पहचान। तो इन आयनों की पहचान यदि किसी विलयन में करनी हो तो भी हम अमोनिया को यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, मान लो आपके पास एक विलयन है और उस विलयन में है कॉपर आयन। तो जिस विलयन में कॉपर आयन होंगे तो ये बात तो पक्की है कि कॉपर आयनों का रंग कैसा होता है? नीला होता है। तो वो विलयन हमें बेटे कैसे रंग का दिखाई देगा? वो विलयन हमें दिखाई देगा नीले रंग का। ठीक है, ये बातें हमने पहले भी पढ़ रखी हैं। तो यदि आप उस विलयन में अमोनिया गैस प्रवाहित कर दोगे ना, उस विलयन में कौन सी गैस प्रवाहित कर दोगे? अमोनिया। तो अमोनिया गैस प्रवाहित करने से पता क्या होगा बेटे? अमोनिया गैस प्रवाहित करने से एक संकर आयन बनेगा। क्या बनेगा? संकर आयन या कॉम्प्लेक्स आयन। इसमें Cu होगा और NH3 का होल 4 और ऊपर होगा 2 इकाई धनावेश। ठीक है, तो ये जो संकर आयन बनता है टेट्रा एमीन कॉपर आयन कहते हैं इसे। अभी आपको नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे कोर्स में है बेटे संकर आयन, मैं वहां उन्हें बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यदि किसी विलयन में कॉपर आयन है तो उस विलयन का रंग कैसा होगा? ब्लू कलर का वो विलयन होगा। उसमें आप अमोनिया गैस जब प्रवाहित करोगे तो एक संकर आयन बनेगा टेट्रा एमीन कॉपर का डबल पॉजिटिव आयन, और इस आयन का रंग हो जाएगा गहरा नीला यानी डार्क ब्लू। तो यदि आपने किसी विलयन में अमोनिया, किसी विलयन का रंग नीला है और उसमें अमोनिया गैस प्रवाहित करी तो नीला रंग हो गया कैसा? गहरा नीला हो गया, डार्क ब्लू हो गया है। तो इसका मतलब साफ है कि विलयन के अंदर Cu डबल पॉजिटिव आयन उपस्थित हैं 100%। ठीक है बेटे, समझ में आ रही ना बात? अब मान लो कोई विलयन है और उस विलयन में Ag पॉजिटिव आयन है,
तो आपको पता है Ag पॉजिटिव आयन तो रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं, इनमें तो कोई कलर ही नहीं होता है Ag पॉजिटिव आयनों में। तो आप इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करो जिससे कुछ Cl नेगेटिव आ जाए इसके अंदर, या फिर इसकी क्रिया आप करा दो किससे, नमक के साथ करा दो। नमक में NaCl होता है ना, नमक का फार्मूला, तो Cl नेगेटिव वहां से हमें चाहिए। तो किसी भी तरीके से आप विलयन में Cl नेगेटिव आयन उपस्थित करा दो। ऐसा करने से आपको अवक्षेप मिल जाएंगे AgCl के। और ये जो AgCl का अवक्षेप होता है ये होता है सफेद रंग का। कैसे रंग का होता है बेटे? सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप सफेद रंग का होता है। अब आप क्या काम करोगे कि ये जो सिल्वर क्लोराइड का सफेद रंग का अवक्षेप है, यानी कि विलयन ही रखो आप, अवक्षेप को अलग करने की जरूरत नहीं है, पूरा विलयन ही सफेद हो जाएगा। इस विलयन में अब आप अमोनिया गैस प्रवाहित कर दो। क्या प्रवाहित कर दो बेटे? अमोनिया गैस। जब आप अमोनिया गैस प्रवाहित करोगे तो बेटे आपको मिलेगा, ध्यान से समझियो, AgNH3 का कितना है? होल ट्वाइस, और बाहर मिलेगा Cl। देखो Ag तो यहाँ है अंदर, Cl आ गया बाहर, और NH3 होल ट्वाइस। इसे आप कह सकते हो डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, ये इसका नाम है IUPAC में। पर आपको अभी नाम याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी इस चीज से घबराना नहीं है। हमें सिर्फ याद रखना है कि ये होता है रंगहीन। क्या होता है बेटे? रंगहीन होता है। तो यदि आपके पास किसी विलयन में सिल्वर के आयन है, उसका कहीं से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके जब आप कराओगे या नमक उसमें मिलाओगे या क्लोरीन गैस प्रवाहित करोगे तो आपको सफेद रंग का विलयन प्राप्त हो जाएगा, सफेद अवक्षेप आपको मिलेगा। अब उसी विलयन में आप अमोनिया प्रवाहित करने पे यदि विलयन रंगहीन हो जाता है ना, तो आपको समझ जाना चाहिए कि विलयन में कौन सा आयन उपस्थित है? सिल्वर आयन उपस्थित है। तो बेटे ये थे हमारे रासायनिक गुण अमोनिया के, जो एग्जाम में हमारे से पूछे जाते हैं। और अब आ रहे हम अगले स्टेप पे। अब हमें सीखने हैं अमोनिया के उपयोग। क्या सीखने हैं बेटे? अमोनिया के उपयोग सीखने हैं। उपयोग में नंबर 1 तो सबसे अच्छा इसका उपयोग है कि जो नाइट्रोजनी उर्वरक होते हैं ना, नाइट्रोजनी उर्वरक, मैं लिख रहा नाइट्रोजनी उर्वरकों के निर्माण में, नाइट्रोजनी उर्वरक उन्हें कहते हैं जिनमें नाइट्रोजन होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजनी उर्वरकों के निर्माण में, उर्वरक तो पता है आपको किसे कहते हैं? जिसे आप कहते हो रासायनिक खाद। चलो रासायनिक खाद या नाइट्रोजनी उर्वरक का 1-2 एग्जाम्पल दे दूं। जैसे अमोनियम नाइट्रेट है, NH4NO3। अमोनियम नाइट्रेट एक उर्वरक है और बेटे नाइट्रोजनी उर्वरक है क्योंकि इसके अंदर है नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन है। आपको पता है, जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है कि जो भूमि है उसका उपजाऊपन, यह भूमि कितनी उपजाऊ है, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उसके अंदर नाइट्रोजन कितनी है। क्योंकि पेड़ पौधों को वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है। यदि किसी पेड़ पौधे की आपको ग्रोथ बहुत तेज करानी है तो आप उसके लिए नाइट्रोजनी उर्वरक का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, और नाइट्रोजनी उर्वरक का एक बहुत अच्छा उदाहरण है यूरिया, NH2CONH2। देखो इसमें भी नाइट्रोजन है या नहीं है? तो ये दोनों नाइट्रोजनी उर्वरक ही हैं बेटे। नाइट्रोजनी उर्वरकों के निर्माण में हम प्रयोग करते हैं किसका? अमोनिया का। दूसरा उपयोग देखो क्या लिखेंगे, जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं ना बेटे, उनके निर्माण में भी अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। अकार्बनिक यौगिकों के, अकार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, तो बेटे अकार्बनिक यौगिकों के निर्माण में भी आप अमोनिया का प्रयोग कर सकते हो। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण अकार्बनिक यौगिक है, हमारे कोर्स में भी है, HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसके निर्माण में हम प्रयोग करते हैं किसका बेटे? अमोनिया का। ठीक है, अच्छा एक बहुत अच्छी बात बताऊं आपको, जो लिक्विड अमोनिया होती है ना, द्रव अमोनिया, उसका प्रयोग हम प्रशीतक के रूप में करते हैं। प्रशीतक माने कूलिंग एजेंट।
प्रशीतक के रूप में आप कर सकते हो। ठीक है, ये 3 उपयोग आपको ध्यान रखने हैं। उपयोग तो इसके अलावा भी बहुत सारे हैं बेटे, जैसे मैंने आपको बताया है कि जुकाम के लिए यानी कि बंद नाक को खोलने के लिए विक्स इनहेलर या कोल्ड ड्रॉप का भी बनाना जो होता है वो अमोनिया से ही बनती है। ठीक है, अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख रहे हैं हम। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, देखो बेटे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड, चलो उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए जरा। सबसे पहला है उदाहरण 7.2 यानी कि चौथा उदाहरण है हमारे पाठ का। अमोनिया लुईस अक्षारक की तरह व्यवहार क्यों करती है? बेटे अमोनिया लुईस अक्षारक की तरह व्यवहार पता क्यों करती है? आप इसे देखो जरा, अमोनिया है NH3, इसके पास जो नाइट्रोजन परमाणु है, नाइट्रोजन परमाणु पर होता है एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो किसी को भी दिया जा सकता है जिसे आवश्यकता है, चाहे वो परमाणु हो या अणु हो या कोई भी स्पीसीज हो या आयन हो। जैसे आप देखो इसके नाइट्रोजन के पास बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 थे और 3 इसने बॉन्ड बना लिए, तो 5 और 3 8। तो नाइट्रोजन के पास तो बेटे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं, इसका अष्टक तो कंप्लीट है। पर इस गरीब को भी देख लो, बोरोन के पास होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन और 3 इसने बॉन्ड बना रखे, तो 3 और 3 कितने हुए? 6। इसकी बाहरी कक्षा में तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए, 2 की कमी है। तो नाइट्रोजन अपना जो लोन पेयर है या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो उपसह संयोजक बंध के रूप में बोरोन को दे देता है। तो जो परमाणु या जो आयन या जो स्पीसीज या जो अणु लोन पेयर को डोनेट करता है उसे कहते हैं लुईस अक्षार, और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, उसे कहते हैं लुईस अम्ल। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए उत्तर में लिखा है क्योंकि अमोनिया के नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ये लोन पेयर, जिसे वह किसी दूसरे अणु या परमाणु को दे सकती है। देखो दूसरे अणु को दे दिया, इसका फायदा हो गया और इसका कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है बेटे, अब पाठ्य निहित का चौथा क्वेश्चन देखो। अमोनिया की लब्धि को बढ़ाने के लिए आवश्यक स्थितियों का वर्णन कीजिए। अब यहाँ शब्द आ रहा है लब्धि। लब्धि का मतलब यील्ड, यानी कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या क्या आप करोगे। सिखाया था या नहीं सिखाया था? देखो रिएक्शन लिखी हुई है सारी। पहला काम क्या करोगे, उत्प्रेरक यूज करो, या तो लोहे का छीलन या लोहे का ऑक्साइड। वर्धक में लोहे के छीलन के साथ मोलिब्डेनम, और यदि आपको आयरन ऑक्साइड उत्प्रेरक का यूज करना है तो वर्धक में ये 2 चीज यूज कर सकते हो। ताप आपको रखना है कम और दाब रखना है अधिक, ये दोनों बातें हमने डिसाइड की हैं ला सतालीय नियम के अनुसार। ये चीजें वहां लिख के आनी। अब पाठ्य निहित का 5वां क्वेश्चन देखो। Cu डबल पॉजिटिव विलयन के साथ अमोनिया कैसे क्रिया करती है? बेटे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि धातु आयनों की पहचान करने में हम यूज करते हैं अमोनिया को, और मैंने Cu डबल पॉजिटिव आयन का विलयन लिया था, बताया था इसका रंग नीला है। जब आप अमोनिया गैस प्रवाहित करोगे तो नीला रंग हो जाएगा, गहरा नीला या गाढ़ा नीला हो जाएगा, डार्क ब्लू हो जाएगा। और वो रिएक्शन लिखनी है आपको यहाँ, वो पूरी रिएक्शन लिखनी है कॉपर वाली। उसके बाद अभ्यास का 6वां क्वेश्चन है, अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन कैसे किया जाता है? तो इसमें क्या लिखनी है बेटे? हैबर विधि लिखनी है। हैबर विधि कह दो या हाबर प्रक्रम कह दो। अब हमारे देश के बच्चे प्यारे प्यारे से स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज के टॉपिक जो अमोनिया के बारे में हमने पूरी बातें पढ़ी हैं वे आपकी समझ में आई होंगी। बेटे हमेशा एक बात का ध्यान रखा करो कि आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ा करो, अपने नोट्स बनाते रहा करो जो आपके काम आएंगे हमेशा। और बेटे पढ़ाई को जो है जरा ईमानदारी से करो। बेटे पढ़ाई को ईमानदारी से करोगे तो बहुत लाभ आपको मिलने वाला है भविष्य में, ये बात पक्की है। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।